नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सर आरईएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अब अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। अच्छा, दो चीजें इसके बारे में अपन को एक पता होनी चाहिए कि 21 जून को एक तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है अपना, और दूसरा होता है कि 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसको अपन बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं भाई? कर्क संक्रांति। तो अपन जानेंगे कि इन दोनों में क्या गहरा संबंध है, कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो कर्क संक्रांति के दिन ही क्यों मनाया जा रहा है। अच्छा, इस बार की थीम भैया याद रख लेना कि महिला सशक्तिकरण के लिए योग। ये 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखते हैं कि अपन का ये कौन सा संस्करण है। तो भाई ये अपना है 10वां संस्करण है। अच्छा, पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था जून 2015 को, पहली बार योग दिवस मनाया गया था। अच्छा, 2024 में कौन सा संस्करण हुआ? तो 10वां संस्करण हुआ। और 2023 का जो संस्करण था वो था अपना भैया 9वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 9वां। और उसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, यानी संपूर्ण पृथ्वी क्या है, एक परिवार है, उसके लिए अपने योग किया था, जिसका अर्थ है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए योग। ये सीधा सीधा सा अपन को थोड़ा सा एक पता होना चाहिए था कि भाई 2024 का जो 10वां संस्करण है उसकी थीम क्या, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। यानी इस जो थीम है 2024 की, महिला सशक्तिकरण के लिए योग, इसका सीधा सीधा सा संबंध है कि भैया अपन क्या करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं की शिक्षाओं के लिए अपन काम करेंगे, महिला के स्वास्थ्य के लिए अपन काम करेंगे, उनके अच्छे जीवन शैली के लिए अपन क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, 21 जून को दुनिया भर के लोग अभ्यास के अनगिनत लाभों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते हैं। अच्छा देखो, योग के तो बहुत सारे लाभ हैं, अपन के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से अनेक लाभ अपन ले सकते हैं योग से। ठीक है। यह विशेष दिन ग्रीष्म संक्रांति के साथ मेल खाता है। देखो, ग्रीष्म संक्रांति बोल लो आप, चाहे आप कर्क संक्रांति बोल लो आप, आपकी जो इच्छा है आप बोल सकते हो। अच्छा, संक्रांति क्या होती है? देखो, संक्रांति का मतलब होता है कि ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वो गुजरती है भूमध्य रेखा। और ऊपर की साइड जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और नीचे की साइड जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको तो बोलते हैं अपन क्या भाई? कर्क रेखा। इसको बोलते हैं भाई अपन मकर रेखा। तो सीधी सीधी सी बात है कि अपन की जो पृथ्वी 23.5 डिग्री जो ऊपर नीचे घूमती रहती है ना, तो सूर्य की स्थिति भी क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। अच्छा, जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबत होता है तो 21 जून को होता है। ठीक है ना, 21 जून को होता है। तो जब कर्क रेखा पे और जब मकर रेखा पे जो लंबत हो रहा है ना, उसको बोलते हैं अपन संक्रांति। क्या बोलते हैं? संक्रांति। एक शब्द और आता है ज्योग्राफी के अंदर आता है, उसको बोलते हैं अपन अनांतीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अनांतीय स्थिति। ठीक है ना। तो ये उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है ना। चलो इसके बारे में अपन थोड़ा सा एक विस्तृत अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा इसको जानते हैं कि ये क्या मैटर चल रहा है। देखो, एक तो दो चीज समझने का प्रयास करो। एक तो होती है अनाथ, अनांत की स्थिति। ठीक है ना। अनांत की स्थिति का मतलब है कि ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी भूमध्य रेखा है, ये अपनी कर्क रेखा है, ये अपनी मकर रेखा है। ठीक है। 23.5 डिग्री है क्या है? उत्तरी अक्षांश है। और ये 23.5 डिग्री क्या है? अपनी दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है ना। तो सीधा सीधा सा संबंध है कि अगर सूर्य यहाँ पे है, यानी कर्क रेखा पे है, और सूर्य क्या है? मकर रेखा पे, तो ये तो होगी अयनांत की स्थिति। ये क्या हो गई? अयनांत की स्थिति। अच्छा, सूर्य जब भूमध्य रेखा पे लंबत होता है ना, क्योंकि देखो पृथ्वी 23.5 डिग्री घूमती है, तो पृथ्वी की स्थिति परिवर्तित होती है, तो सूर्य की स्थिति 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है। जब अब देखो, भूमध्य रेखा पे सूर्य वर्ष में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। ठीक है ना। एक तो आता है 21 मार्च को, और एक आता है 23 सितंबर को। तो ये तो होगी अपन की विषुव की कंडीशन। क्या हो गई?
ये तो हो गई अपन की बिशप की कंडीशन। अनाथ की स्थिति यानी कर्क रेखा पे लंबत है, तो कर्क रेखा पे लंबत सूर्य कब होता है? 21 जून को होता है भाई। कब होता है? 21 जून को। अच्छा, मकर रेखा पे कब होता है? तो मकर रेखा पे होता है भैया 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है। अच्छा, 21 जून को जब कर्क रेखा पे जब लंबत है सूर्य, तो उसको बोलते हैं अपन कर्क संक्रांति। और 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पे लंबत है, तो उसको बोलते हैं अपन मकर संक्रांति। लेकिन भाई नहीं, हम तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं। तो भाई साइंस तो यही कहती है कि मकर संक्रांति कब आती है। अब तो आप मनाओ, जब मनाओ, ये तो आपकी क्या है? इच्छा है। ठीक है। अब एक स्थिति और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसके साथ साथ ज्योग्राफी की चीजें हैं ये। देखो, ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है। ये अपनी पृथ्वी है। ये भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से गुजर रही है। देखो, अगर 21 जून को सूर्य कहाँ पे लंबत है? कर्क रेखा पे लंबत है सूर्य। तो कर्क रेखा पे जो लंबत होगा, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। देखो, ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री है। इसके उत्तर में क्या है? इसके नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध है, और साउथ में क्या है? इसके दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। अच्छा, सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी क्या होगी? रात। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या होता है? दिन होता है, और सबसे छोटी रात होती है। अच्छा, 21 जून को अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? तो अच्छा, सबसे बड़ा दिन है तो यहाँ पे क्या होगा? वहां पे सबसे बड़ा दिन है, तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा, और सबसे लंबी क्या होगी? रात। तो ये तो होगी 21 जून की कंडीशन। ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति होती है इनमें, लेकिन समझना बहुत ही आसान है। देखो, समझना क्या है, बहुत ही आसान है। इतनी टफ चीजें ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ इन चीजों को, ध्यान से समझो। ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है ना? ये भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, और ये क्या हो गई? मकर रेखा। ठीक है। अब देखो, कर्क रेखा पे सूर्य था लंबत। ठीक है ना? अच्छा, भूमध्य रेखा पे लंबत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में इक्वल दिन होते हैं, इक्वल रात होती है, समान दिन होते हैं, समान रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में समान दिन होते हैं, समान रात होती है। अच्छा, मकर रेखा पे अगर सूर्य लंबत होता है, तो क्या होगा? तो जहाँ पे लंबत होगा वहां पे सबसे बड़ा क्या होगा? दिन होगा। सबसे बड़ा क्या होगा? दिन होगा। ठीक है ना? और सबसे छोटी क्या होगी? रात। अच्छा, ये कंडीशन कब हो रही है? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को यदि यहाँ पे सबसे बड़ा दिन है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, सबसे लंबी रात हो जाएगी। तो ये सीधी सीधी सी चीज, समझने लायक थी, ज्योग्राफी की चीजें थी, मैंने यहीं पे आपको समझा दी। अच्छा, एक चीज अपन को समझनी थी कि 21 जून को ये क्यों मना रहे हैं। देखो, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि लगभग 13.5 घंटे का दिन होता है। तो इस दिन पृथ्वी पे प्रकाश क्या आता है? ज्यादा आता है। तो अपन योग करेंगे तो अपन का शरीर भी प्रकाशमान होगा, अपन की एनर्जी भी अपन को पृथ्वी पे क्या मिल रही है? ज्यादा मिल रही है। इसलिए अपन ने डिसाइडेड किया कि 21 जून को क्या मानेंगे भैया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी होगी। ठीक है। दूसरा, योग क्या है? ये चीजें देखो भाई, योग एक प्राचीन प्रैक्टिस है, प्राचीन अभ्यास है, जिससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तत्व शामिल है। देखो, योग संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ होता है शरीर और चेतना का मिलन, जो उसके सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रतीक है। तो ये तो सीधे सीधे से एक योग के बारे में था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में देखो, इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि भैया 2014 में मोदी जी आए थे पहली बार। तो मोदी जी ने कि भाई, अपन के यहाँ पे कोई योग नाम की चीज है, उसको अपन विश्व में फेमस करेंगे। ठीक है। तो वो यूएनओ में प्रस्ताव लेके गए। कब लेके गए? 11 दिसंबर 2014 को। और वो आसानी से पारित हो गया। देखो, 131 लोग उस टाइम यूएनओ में बैठे थे, उन्होंने से 69 लोगों ने वोट दिया कि भाई अच्छी चीजें हैं, मोदी अच्छी चीजें लेके आए हैं, और ये तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भाई मनाना ही हमको पड़ेगा। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को 190 देशों ने मनाया, और भारत का झंडा लहराया। क्योंकि भैया, योग कौन की चीज थी? योग भारतीय चीज थी। योग की उत्पत्ति भारत से हुई थी, हिंदुस्तान से भारत की उत्पत्ति, योग की उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए अपन का जो भारत का झंडा है, भारतीय संस्कृति का जो झंडा है, वो पूरे विश्व में क्या है? लहराया। ठीक है। अपन देखते हैं कि भाई
क्यों मनाना चाहिए, उद्देश्य क्या है इसका। तो देखो, सबसे मेन उद्देश्य तो इसका ये है कि दुनिया भर के लोग स्वस्थ रहे, कि भाई योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे एकदम, ठीक है ना, उनका शारीरिक मानसिक उनका आध्यात्मिक कल्याण होगा, ठीक है ना, वो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आदर्श जीवन शैली अपनाने को क्या मिलेगा, प्रोत्साहित मिलेगा, ठीक है ये। और भाई भारतीय संस्कृति का प्रचार भी तो हो रहा है इसमें। भारतीय संस्कृति, वैसे तो भारतीय लोग विश्व के कोने कोने में रहते हैं, लेकिन जब योग मनाते हैं ना तो एक चीज याद आती है विदेशियों को, कि भाई योग किसकी पद्धति है, योग भारतीयों की है, हिंदुस्तान की है, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये इसका उद्देश्य हो गया कि भाई शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से अपन क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसके कल्याण को क्या हो रहेगा, बढ़ावा मिलेगा। अगली चीज है इसका महत्व क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या है महत्व, क्या है। तो भाई देखो, शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा मिलता है, वैश्विक एकता, देखो वैश्विक एकता को बढ़ावा मिलता है। देखो, इसमें ना तो कोई देश मायने रख रहा है, जब सभी लोग योग कर रहे हैं तो कोई भी देश का योग कर सकता है, कोई भी धर्म का लोग कर सकते हैं, तो वैश्विक एकता इससे अपन को मिलती है, उसको बढ़ावा मिलता है। देखो, सतत विकास के सिद्धांतों को अनुरूप है। देखो, इस सतत विकास क्या होता है कि अपन ऐसा विकास करें जिससे कि अपन की भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए करें, तो इससे कोई भी नुकसान भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप है, ठीक है ना। तो ये चीज थी भाई, अपन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया इसके बारे में। अब अपन थोड़े से एक हल्की सी छोटी सी जानकारी है उसको भी थोड़ा सा सुन लो, कि क्या है भाई, कि ये जानकारी है कि अपना एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है अभिषेक सर आर करके नाम से है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस पे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब करके और ये जो बेल आइकन है इसको तो दबाई देना, ठीक है ना, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप शेयर तो जरूर करना, क्योंकि आप इससे तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा है, आपके लिए जो इतनी मेहनत की है इस प्रकार से पीडीएफ बनाई है, तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।